हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि सब लोग के मुंह पर होगा, सभी 10th में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के मुंह पर होगा, स्पेशल टॉपिक के बारे में हम विचार करेंगे। ये टॉपिक आया कहाँ से। हम सबसे पहले इस टॉपिक को उठाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। इसमें आप लोग देखे होंगे, बहुत से स्टूडेंट लगाए होंगे कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन है, मतलब x और y वेरिएबल है, a और b और c चेंज हो सकता है। यानी इन दोनों इक्वेशन का कब हमारा सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा, कब हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा यानी अनंत हल होंगे, और कब हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आपको याद होगा कि आप यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि अनंत हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे और रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और जब रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, और यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर नहीं काट रही हैं तो कोई हल नहीं मिलेगा, यानी कोई हल न मिलने का कंडीशन ये है। तीसरा क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, केवल यही दिखते हैं, और ये देखने से पता चलता है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हैं, और यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हैं तो आगे या पीछे किसी न किसी एक बिंदु पर वो काटेंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी हमारा वही क्या होगा, हल होगा, और इसका मतलब हमारा अद्वितीय हल मिलेगा। मुझे कौन सा हल मिलेगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मिलेगा। विचार हम इस पर करते हैं कि ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 कंडीशन दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आप लोग बता सकते हैं? यानी हमें अनंत हल दिखाने के लिए इस कंडीशन को पालन क्यों कराना पड़ रहा है? हम किसी और कंडीशन का पालन कर सकते हैं हम लोग? यानी आज का मकसद ये है कि हम अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा और स्प्रेड करें, और ये हम सीखें कि सोचा कैसा जाए। क्या सीखेंगे? सोचा कैसे जाए। क्या कोई बता सकता है कि भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 दिखाने से ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी? लेकिन कैसे? तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि क्यों रेखा इसको दिखाने पर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, संपाती होती हैं, और इस कंडीशन को दिखाने पर रेखाएं समांतर होती हैं, और इस कंडीशन को दिखाने पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। आज हम इन संबंधों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि यदि कोई a1x है, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 है, चूँकि ये रैखिक समीकरण है, तो हम इसका ग्राफ बनाकर देखें कि क्या हमें आउटपुट इसका मिल रहा है, ठीक है। तो समीकरण मेन हमारा ये है। यदि मान लीजिए, हम मान कर चलते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये a1x प्लस b1y प्लस c1 का है। ये ग्राफ किसका है? a1x प्लस b1y प्लस c1 का है। यानी ये ग्राफ किसका? हम ये मान कर चल रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। ये ग्राफ है। अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब कि ये ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा, मतलब x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर y वाला पोर्शन 0 होता है, ठीक। ये रेखा का समीकरण ये बताता है
कि जिस पॉइंट पर x का मान हम रख दे रहे हैं उस पॉइंट पर यदि रेखा पर पॉइंट स्थिर है तो y का मान क्या होगा। ये क्या बताता है, ये समीकरण क्या बताता है कि जो पॉइंट है किस प्रकार हमारा बदलेगा x के साथ। यदि यहाँ पर x का मान कुछ है और y का मान 0 है तो हम ये जानना चाहेंगे कि x का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर y का मान कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x अक्ष पर है, तो y का मान हम कर देंगे क्या, 0। तो जब हम y का मान 0 कर देंगे तो जो हमारी रेखा मिलेगी यानी x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -c1/a1। बात क्लियर। तो यहाँ पर ये जो हमारी पॉइंट मिली -c1/a1 मिली, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं -c1/a1। कैन आई राइट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का इस ओरिजिन से x डिस्टेंस क्या है, -c1/a1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी इस पॉइंट का इस ओरिजिन से यानी x अक्ष पर डिस्टेंस कितना है, -c1/a1। इसी प्रकार यदि ये y अक्ष पर काट रहा है और चूंकि रेखा है x और यदि x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर नहीं है तो x अक्ष और y अक्ष को किसी न किसी दो बिंदुओं पर काटेगा जरूर। तो यहाँ पर यदि काट रहा है तो इसके लिए x वाला पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। और जब हम x वाला पोर्शन 0 करेंगे, यहाँ पर x वाला पोर्शन 0 करेंगे तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट मिलेगा y कोऑर्डिनेट वो क्या मिलेगा, -c1/b1। ये समझ में आया कि नहीं। यानी x कोऑर्डिनेट मिला -c1/a1 और y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, -c1/b1। और इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से कितने दूरी पर है, -c1/b1। ठीक है, ये ओरिजिन से दूरी है इस पॉइंट की। यानी x अक्ष पर जो दूरी है इस रेखा की ये है -c1/a1 और इसका क्या है, -c1/b1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि इतनी बात समझ में आई तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि मुझे केवल इसकी और इसकी ज़रूरत है, पॉइंट की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको इरेज कर दें तो किसी कोई दिक्कत और दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अगर हम मान लें कि दूसरी रेखा ये है, अब समांतर हम खींच दिए, हो गया समांतर, लेकिन समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं दूसरी रेखा ये है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 = c। ये दूसरी रेखा है, हम ये खींच दिए, समांतर हो गया। इसका मतलब टेढ़ा भी हो सकता है, काट भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ जो हमारी लाइन हो ऐसे हो। मान लेते हैं कि ये x अक्ष को इस पॉइंट पर काट रहा है और ये y अक्ष को इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम यहाँ इस वाले पॉइंट को निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा, बस c1 के जगह पे c2 हो जाएगा, a1 के जगह पे a2 हो जाएगा, यानी c2/a2 -c2/a2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। इसके लिए क्या करेंगे, y वाला पोर्शन 0 करेंगे, ये c2 है उधर जाएगा और -c2 हो जाएगा, और x को निकालना हुआ तो -c2/a2। ये इतनी बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट पर जो हमारा दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, -c2/b2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब यहीं पर सोचने वाली स्थिति है। मान लेते हैं, पहला शर्त मान लेते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उसकी दो कंडीशन आती हैं। कितने कंडीशन आते हैं, दो कंडीशन। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग समांतर होंगी या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो रेखाएं समांतर होने का मतलब ये हुआ कि या तो एक दूसरे के समपाती हो या एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के हम ये देखना चाहें तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो ढाल है, इस रेखा की जो ढाल है, ठीक यदि ये समांतर है इसके, तो इस रेखा की भी वही ढाल होगी, ढाल समान होगा, यानी इन दोनों का ढाल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ढाल क्या होगा, समान। ढाल का मतलब क्या होता है, जैसे ढाल का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें इस पॉइंट का ढलान निकालना है, सीढ़ी है मान लो, फिसलन पट्टी है,
यदि मुझे इसका ढलान निकालना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हाइट में आधार का भाग देता हूँ। अभी आप लोग पढ़ेंगे ढाल tan थीटा, चूँकि आप पढ़े नहीं हैं तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम हाइट में आधार का भाग देंगे तो हमारा ढाल निकलेगा। और ठीक इसी प्रकार यदि हम ऐसे कर दें तो ये ढाल और ये ढाल समान ही रहे, यानी कि जो ढाल है ढलान समान ही है। ढलान समान है का मतलब क्या हुआ कि जो हम हाइट में बेस का भाग देने से जो भी आ रहा है, ठीक वही चीज़ इसमें इसका भाग देने से आ रहा है, चूँकि ढलान समान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक इसी प्रकार यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ढलान समान है, और ढलान समान है तो ढलान कैसे निकलेगा? ढलान कैसे निकलेगा? लंब में आधार का भाग देने से। तो बताओ इसका जो ढलान है वो कैसे निकलेगा? इस लंब में इस आधार का भाग देने से, यानी कि ढलान निकालना चाहें तो -C1/B1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, -C2/B2। ठीक है, -C2/B2 हो गया। तो यहाँ पर C1 हाँ बोलो, -C1/B1 अपॉन -C1/A1। ठीक है, यानी कि ये -C1/A1 है, -C1/B1। तो यहाँ से क्या, लंब बटे आधार। तो यहाँ से -C1 से -C1 कैंसिल हो गया, आया कितना, A1/B1। ठीक है, A1/B1। ठीक इसी प्रकार जब हम इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो इस रेखा का ढाल क्या निकलेगा, इस रेखा का ढाल क्या निकलेगा, ढाल 2। दूसरी रेखा का ढाल क्या निकलेगा, बताओ जल्दी से, ढाल 2 बराबर A2/B2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इस रेखा का ढाल क्या निकला, A1/B1, और इस रेखा का ढाल क्या निकला, A2/B2। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे तो ढाल समान होगा। क्या होगा, ढाल समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2। भाई A1 A2 को एक साथ कर दें तो लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, इतना लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन ये बताता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, तो समांतर जब भी कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं या एक दूसरे से अलग अलग समांतर होंगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं और एक दूसरे के ऊपर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यदि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, और यदि ये रेखा इसके ऊपर है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इस बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर है। यदि ये पॉइंट यहाँ पे हो जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो हमारा -C2/B2 है वो -C1/B1 के इक्वल होगा। तो हम इक्वल कर दें तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते, कुल एक ही मिक्स हो गया, समझते जाइएगा बढ़िया से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं तो संपाती है तो का मतलब क्या हुआ, संपाती का मतलब क्या हुआ, -C2/B2 इज इक्वल टू -C1/B1। ठीक है, तो यहाँ पर C1 और B1 को एक साथ करें, यानी B1 को इधर करें C2 को इधर करें, तो लिख सकते हैं B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंडीशन ये बताता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, ये बताता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और ये वाला कंडीशन बताता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, यानी दोनों रेखाओं को समांतर बताता केवल ये है, और ये रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी ये कौन बताता है, ये, यानी दोनों एक दूसरे पे अधूरा है। हम दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, ताकि हमें समांतर भी मिले और ये भी पता चले कि रेखा एक दूसरे के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब हमारा बस यही तो कॉन्सेप्ट था, कुल मिला के समझे कि नहीं समझे? तो अब ध्यान से समझिए, इरेज कर दी हम इसको। तो क्या निकला था भैया,
यानी समांतर होने का प्रतिबंध क्या निकला था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और एक दूसरे के ऊपर निकला क्या था, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यदि ये रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है। अब दोनों रेखाएं अलग अलग होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की लंबाई y अक्ष वाली या x अक्ष वाली लंबाई बराबर नहीं होगी। जब y अक्ष और x अक्ष वाली लंबाई बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब हम नॉट इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर अलग अलग हैं। तो हम लिख सकते हैं मिक्स रूप से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, ये है अगर कोई भी रेखाएं, दो रेखाओं का समीकरण इसका पालन कर रहा है, इसका मतलब समांतर है। तो समांतर न होने का प्रतिबंध क्या है, यदि समांतर होने का प्रतिबंध दोनों इक्वल है, ऐसा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल जब नहीं रहेगा, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब नहीं रहेगा, यानी कि ये ऐसा रहेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब वो समांतर नहीं होगा। और यदि रेखा समांतर नहीं है तो एक बिंदु पर काटेगा, और एक बिंदु पर काटेगा तो वही हमारा हल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का दो केस आता है कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी कि एक दूसरे से अलग अलग समांतर होंगी। तो हम यदि देखते हैं कि C1 C2 भी बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, और यदि C1 C2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, एक दूसरे से समांतर होंगी, कहीं नहीं मिलेंगी कहीं नहीं। अब यदि रेखा का समांतर वाला ये हुआ तो असमांतर वाला कौन सा कंडीशन होगी, यदि बराबर नहीं है तो असमांतर होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार डिपेंड है रेखाओं के समांतर, प्रतिच्छेदन और संपाती होने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो भैया, यदि दो रेखाएं हैं एक दूसरे पर काट रही हैं, तो एक दूसरे पर को एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा और यही बिंदु इस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यानी x1, y1 मान लेते हैं, अल्फा, बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा, बीटा इस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। एक बात और कि अल्फा और बीटा इस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें अल्फा और बीटा यानी x और y का ऐसा मान मिला जो दोनों रेखाओं के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y का मान हमारा हल हो जाएगा। ठीक। यदि रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब ऐसे हमें अनंत, ये रेखा है फर्स्ट और ये रेखा है मान लो ये सेकेंड, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे हमें तमाम पॉइंट मिलेंगे जो दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे। जब ऐसे अनंत पॉइंट मिलेंगे, यानी कि ऐसे अनंत बिंदु मिलेंगे जो इस रेखा को भी सेटिस्फाई करेगा और इस रेखा के समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब हमें कितने मान मिलेंगे, x और y के अनंत मान मिलेंगे। और यदि रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो जब समांतर है तो क्या होगा, तो हमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों रेखाओं को साथ साथ सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें कोई हल नहीं मिलेगा। एक बार फिर से, जब रेखाएं समांतर हैं तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा। इसका क्या कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती हैं तो इसका क्या कंडीशन है, यानी संपाती होने का मतलब अनंत हल मिलेगा। इसका क्या कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब जब हमारा ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। तो कब काटेगा, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ऐसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, यानी कि उम्मीद है समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो एक आध दो तीन बार और देख सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? तो ठीक है, हम आज का वीडियो एक एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल ये है
कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 9x 2x 4x और प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें ये बताना है, बिना सॉल्व किए बताना है कि रेखाएं समांतर होंगी और यूनिक सॉल्यूशन यानी दोनों मिक्स है कि समांतर होगी तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी रेखाओं का प्रकार, सॉल्यूशन का प्रकार किस प्रकार का है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 निकालने से पहले एक बात और, a1 अपॉन a2 या कुछ भी करने से पहले हम ये देख लें कि क्या बराबर के बाद जीरो है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ बराबर के तुरंत बाद जीरो है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 4 को इधर ले जाएंगे, दोनों एक साइड होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को इधर करेंगे और जब 4 को इधर करेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है। 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, C1/C2 को ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि बराबर के बाद जीरो है कि नहीं। तो a1/a2 क्या आया, 2/4 दैट इज 1/2। b1/b2 कितना आया, 3/6 दैट इज 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 कितना है, -4/-3 यानी कि 4/3। तो अब हमें ये बताइए कि क्या मिला हमें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं जाएगा। ठीक है, काटेगी ही नहीं, कोई हल मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक बात और, इसमें एक बात और पूछेगा, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। 2 चीजें हैं, हल कैसा हल, संगत की असंगत, संगत की असंगत। संगत क्या होता है, यानी कि हमें यदि कोई न कोई x और y का मान मिल रहा है जिसके लिए दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी हमें कोई हल मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संगत। तो संगत में कौन कौन कंडीशन आएगा, बताओ दीपक, संगत में कौन कौन सा कंडीशन आएगा, यानी ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो ये बताएगा कि हमें कोई ना कोई मान मिल रहा है। तो कौन कौन सा कंडीशन है, एक है यूनिक वाला और एक है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और असंगत में यानी ऐसा हल, मतलब कोई हल मिले ही ना, तो ये कौन कंडीशन बताएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, चलिए।